नमस्कार, मैं हूँ मयूरिका और वीएनआम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। आज मुद्दे की बात में बात करेंगे भारत की जीडीपी की। वैसे तो भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत की जो इकोनॉमी है काफी तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ जो है हमारा काफी कम आया है, जिसके बाद कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये है कि क्या भारत मंदी की ओर आगे बढ़ रहा है? क्या भारत में आने वाले दिन कुछ मुश्किल भरे हो सकते हैं या भारत चीन के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है? ये सारे सवाल ऐसे हैं जो एक आम नागरिक को कहीं न कहीं सीधा-सीधा अफ़ेक्ट कर सकते हैं। और इसीलिए आज इन सारे सवालों के जवाब के साथ मेरे साथ मैंने चर्चा में एक खास मेहमान को जुड़ा है जो सीनियर जर्नलिस्ट है, गिरीश जोशी सर। सर बहुत-बहुत स्वागत है वीएनआम टीवी पर आपका। धन्यवाद। जीडीपी ग्रोथ रेट सर, दर्शकों को क्या हम सादी भाषा में समझा सकते हैं कि इसका आम नागरिक पर जीडीपी ग्रोथ रेट का सर क्या असर पड़ सकता है? मयूरिका देखिए, इसको जीडीपी को वैसे हिंदी में तो हम सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। जी, आपका जो प्रोडक्शन है और जो हुँ, कंजम्पशन है, इसका ये आकलन किया जाता है हर क्वार्टर में 3 महीनों में। साल भर के बाद में वो जीडीपी एस्टैब्लिश होती है। तो आपने कितना उत्पादन किया, कितना आपने बेचा, कितना आपका प्रॉफिट हुआ, इस पे होता है। अब यहाँ पर आंकड़ों की गेम करें तो फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर में आपका 6.7 से लेकर ये 5.4 तक नीचे आ गया। उसका रीजन एक ही है। एक तो महंगाई पे आपका कंट्रोल नहीं है, जी, इंटरेस्ट रेट बैंक में कोई रिलैक्सेशन को मिला नहीं है। सीआरआर का जो रेशियो होता है, जो बैंक्स को रिजर्व रेशियो रखना पड़ता है आरबीआई के पास, वो भी उन्होंने कम ज्यादा नहीं किया। वो कम करने से शायद आपका कैश फ्लो बढ़ेगा सोसाइटी में, तो पैसा आएगा। तो ये होता है, परचेजिंग पावर जब तक एक आम आदमी का नहीं बढ़ेगा, आपका हुँ, पूरा मार्केट ही डिस्टर्ब हो जाता है। जी, तो डिमांड और सप्लाई का जो यहाँ पे नियम चलता है, इसमें हुँ, ट्रिकलिंग इफेक्ट होती है कि आपसे ऊपर से जब इंडस्ट्रियलिस्ट को आप कोई फायदा करते हो, जैसे आपने जी, बड़े हाउसों को 15-20 लाख करोड़ का आपने माफी दे दिया, राहत दे दी। वो पैसा इसलिए दिया जाता है कि वो इसमें इनोवेट करेंगे, नया मशीनरी लाएंगे, थोड़ा और कुछ धंधा बढ़ाएंगे और कुछ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे। ये ट्रिकल डाउन जी, थियरी का बेसिक नियम है। लेकिन आपने माफ कर दिया, उसके बाद होड़ ये लग गई कि भाई दुनिया में सबसे साहूकार किसको होना है, तो वो अपना पैसा जो इस्तेमाल करना था उन्होंने अपने प्रोसेस में किया, न कि पब्लिक को डिमांड बढ़ाने के लिए। जी, आपने जी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट सस्ता होने के बाद भी आपने कम नहीं करा, तो ये हुआ कि महंगाई बढ़ी। महंगाई बढ़ी हुँ, तो मांग कम हो जाती है, ये सीधा इकोनॉमिक्स का नियम है। जैसे ही जी। मांग घट गई तो आपका जीडीपी घट गया। ये बेसिक फॉर्मूला है जी। और इसीलिए अब तरह-तरह के सवाल हैं जो मैं एक के बाद एक गिरीश सर से पूछूँगी और जानने की कोशिश करूँगी कि आने वाले दिन भारत के लिए, आने वाले दिन या आने वाले महीने या आने वाले साल भारत के लिए कैसे रह सकते हैं। सर, जीडीपी महँगाई लगातार बढ़ती जा रही है, एक आम आदमी है लगातार परेशान है और जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो भी अब कम होता जा रहा है। ऐसे में आने वाले दिन क्या भारत के लिए मुश्किल देखते हैं आप? मुश्किल इकोनॉमिकल में आप देखिए तो 140 करोड़ का इतना बड़ा देश है, वो किसी भी हुँ, मुसीबत से निकल सकता है, क्योंकि इसको डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं। आपकी जो पब्लिक है, दुनिया का हुँ, कोई भी ऐसा सप्लायर नहीं होगा जो हिंदुस्तान में नहीं आना चाहता होगा, क्योंकि उसको एक ही बार में कम से कम 100 करोड़ आदमियों का धंधा मिलता है। आप जी, सिंपल बिल्कुल। मोबाइल का देख लेंगे, 1 रुपया भी अगर उन्होंने कॉल पे बढ़ा दिया तो एक ही झटके में 80 करोड़ रुपया रोज का बना रहे हैं। तो बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन वो मार्केट का एडवांटेज लेने के साथ जब पॉलिटिकल मोटिव आ जाता है तो उस पर आप फेल हो रहे हो। चाइना जी, का और हमारा इतिहास देख ले, 40 साल में चाइना कहां पर है और हम लोग 70 साल में कहां पर है। हुँ, चाइना ने बिल्कुल जैसे अपना रिफॉर्म किया, लेकिन फर्क ये था कि इनिशियली हम लोगों ने भी सुडो कम्युनिज्म के हिसाब से हम लोगों ने करा कि भाई पब्लिक सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट करेगी और प्राइवेट सेक्टर को उसका एंसिलरी बनाया जाएगा। तो वो लोग जी, काम करेंगे, सरकारी मुद्दे में काम चलेगा। चाइना के पास क्या है, चाइना हुँ, ने पहले तो खेती में रिफॉर्म्स करे, जिसको ये लोग लीज फार्मिंग बोलते हैं। हुँ, उन्होंने हुँ, सरकारी जमीनें जो थी वो किसान को दे दी भाड़े पट्टे पे, और ये बोल दिया हुँ, कि 20 या 25% का उत्पाद है वो आपको गवर्नमेंट में कंपलसरी दे देना है। तो ये हुआ कि आपके पीडीएस के लिए आपके पास अनाज आ गया, बाकी जो बाजार में बेच के कमाता था वो उसका प्रॉफिट होता था। तो जी, जी, एग्रीकल्चर से वहां नहीं उठा गया, हम लोगों ने उसका प्रोसीजर उल्टा कर दिया। हम जो हुँ, प्राइवेट, तो किसान जब तक समृद्ध नहीं होगा। एक ही केस में आपको बता दूं, लेटेस्ट है, वो है सियरा लियोन का, अफ्रीका में। वहां जी, पे फ्रेंच कॉलोनी होने तक तो वहां पे बिल्कुल मिनरल्स पे, माइंस पे ही खोद खुदाई करके वो लोग अपना चलाते थे। एक नया उनका सीईओ आता है, वो बोलता है कि भाई नो टू माइंस एंड यस टू लाइफ। उन्होंने हुँ, माइनिंग बंद करवा दिया, बोला भाई खेती करो। और एक टाइम पे आप देखिए तो ब्राजील, अर्जेंटीना, ये फूड बास्केट बोले जाते थे, पूरी दुनिया को अनाज यहाँ से
वो सप्लाई करने की कुवत रखते थे। तो जैसे ही वो एग्रीकल्चर पे ट्रांसफर हो गए हैं तो आज उनकी इनकम, उनका जीडीपी 20% से ग्रो कर रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर एक ऐसी आइटम है जो दुनिया में सबको चाहिए। जी जी। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हमने रिवर्स प्रोसीजर किया, यही फर्क है कि हमारी जीडीपी प्रेशर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग आप कैसे करोगे? मैन्युफैक्चरिंग कर लेना रातों रात का खेल नहीं है। फिर पॉलिटिकल डिसएडवांटेज आता है कि इंडस्ट्री को आप बोलते हो महाराष्ट्र छोड़ के आप गुजरात चले जाओ, गुजरात छोड़ के कर्नाटक चले जाओ, तो कोई भी बिजनेस को 1000 दिन सेटल होने में लगता है। वो पॉलिसी अगर हमारे पास फ्रीजिंग पॉलिसी का सिस्टम नहीं आएगा तो इन्वेस्टमेंट पे भी धक्का लगेगा और इन्वेस्टमेंट पे भी लगेगा। जी सर, जो आप बता रहे हैं उसमें से एक सवाल जरूर मेरे मन में आ रहा है कि पॉलिटिकल विल और जीडीपी का सीधा कनेक्शन कैसे बनता है? कैसे पॉलिटिकल पार्टीज जो है इसे इन्फ्लुएंस कर सकती है? मैं आपको उदाहरण के तौर पे दे दूं, अभी देखिए स्टेट सब अपना अपना करने लगे हैं। आपके यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसके बहुत सारे रीजन है कि आपके जो पॉलिसीज हैं वो कंसिस्टेंट नहीं है। जी जी। एक 65 में ये आइडिया दिया था लाल बहादुर शास्त्री और इन लोगों ने, जब डिसाइड किया कि हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए एक फ्री ट्रेड जोन्स बनाएंगे, जो चाइना ऑलरेडी कर चुका था और चाइना को उससे बहुत बड़ा फायदा हुआ था। फ्री ट्रेड जोन में ये होता था कि वो ओनर खुद अपनी कैपेसिटी में काम करता था, उसमें कोई टैक्स नहीं लगते थे और वो फॉरेन एक्सचेंज अर्न करता था। तो वहां पे ये पोजीशन होती थी कि आपको ना इनकम टैक्स देना है, ना सेल टैक्स देना है, ना आपको एक्साइज देना है, आप ना माल बनाओ बेचो और फॉरेन एक्सचेंज कमाओ। ये प्रोसीजर में हम लोगों ने पॉलिटिकल विल में ये हुआ कि किसी स्टेट को फ्री ट्रेड जोन हमने एग्री करा, जो हमारे साथ नहीं था उस स्टेट को हमने परमिशन देने में बहुत ज्यादा डिले कर दिया। तो हर एक स्टेट को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला था। अब आप मद्रास का इंसिडेंट ले लो, तो मद्रास में सीएम खुद जाते हैं, फोर्ड कंपनी को वापस ले आते हैं, वो ब्लैक रॉक को ले आके मल्टी लॉजिस्टिक पार्क बनवा रहे हैं 1000 करोड़ का। तो अगर स्टेट ऐसे इन्वेस्टमेंट लाएंगे तो यहाँ पर हो रहा है कि मनरेगा का पैसा वेस्ट बंगाल भी मांग रहा है, केरला भी चिल्ला रहा है कि हमको हमारा ड्यूज नहीं मिल रहा है। तो टैक्सेशन से जो टैक्स टेररिज्म आप कर रहे हो कि आप पैसा लेने के बाद राज्यों को नहीं दोगे क्योंकि वो पॉलिटिकली अलाइंड नहीं है, तो ये सब जो है ये पॉलिटिक्स डायरेक्ट आपके जीडीपी पे असर कर रहा है, क्योंकि आपका प्रोडक्शन वहां पे अगर पैसा ही नहीं है तो प्रोडक्शन कम होगा तो जीडीपी पे असर आएगा। जी बिल्कुल। सर, और कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी इकोनॉमी पर कहीं न कहीं भारी पड़ रहे हैं? क्योंकि पिछले कई वक़्त से महँगाई जो है वो भी अफ़ेक्ट हो रही है, जीडीपी है वो भी लगातार अफ़ेक्ट हो रहा है। और कौन-कौन से फैक्टर भारत में भारी पड़ रहे हैं और लोगों को लगातार महँगाई का सामना करना पड़ रहा है? इसमें फिर वही पॉलिटिकल एंगल आता है। आपने गांव को खाली करवा दिए ताकि लोग सिटी की तरफ दौड़े। आपने अच्छी मेडिकल फैसिलिटी सिटी में रखी, जो सिविल हॉस्पिटल्स जो अच्छे थे उनको आपने चलने नहीं दिया। तो आपको ये था कि पूरी एक जगह में सब लोग आ जाएंगे, तो वो इलेक्शन मोटिव ये होता है कि एक ही बिल्डिंग में 400 फैमिलीज हैं, तो पूरे गांव में घूमने से अच्छा है कि आप एक ही सोसाइटी में जाके सब अपना कर लो। और यहाँ पर आएगा तो आप सिटी दिखा सकते हो, सिटी बहुत अच्छा है, वो पूरा आपके स्टेट का दिखाता है, लेकिन गांव खेड़ों में वो पोजीशन नहीं है। चाइना ने इसका उल्टा किया था, वियतनाम ने इसका सिस्टम उल्टा किया था कि उन लोगों ने गांव में सबसे पहले कम्युनिकेशन बढ़ा दिया। आज चाइना में सुबह 4:30 बजे ट्रेन चलती है 300 किलोमीटर सिटी के आसपास से, वो फ्री होती है सब्जी वालों के लिए, माल बेचने वालों के लिए। तो वो आदमी ये सोचता है कि मैं शाम को घर चला जाऊंगा, सुबह सारा कटा करके सिटी में आऊंगा, बेचूंगा, पैसा कमाऊंगा, चला जाऊंगा। तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आज अगर आप रोड पे देख लो तो 3.5 रुपया पर किलोमीटर आपका ट्रांसपोर्ट का भाव चलता है। अगर आप रेल से जा रहे हो तो 1.5 रुपया चलता है, इंटर वाटरवे से करोगे 50 पैसा, लेकिन वो ऑन पेपर है। ट्रेन तक लाने का भाड़ा उसमें नहीं गिना जाता है, शिप पे फैक्ट्री से लाने का भाड़ा नहीं गिना जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन जब तक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा, आपने बुलेट ट्रेन चला दी वो पैसेंजरों के लिए, गुड्स का आपको डेडिकेटेड कॉरिडोर जो आप बना रहे हो उसको 10 साल हो गए। चाइना ने 5000 किलोमीटर की लाइन डाली है 3 महीने के अंदर। तो आपके पास डेडिकेटेड एक वर्किंग होना चाहिए। आपको ये होना, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर आप नहीं दोगे तब तक ये गांव खेड़े बढ़ेंगे नहीं, और गांव का अगर इकोनॉमी नहीं सुधरेगा, हम लोग एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, जब तक आप किसानों को समृद्ध नहीं करोगे इस देश का कोई भी आपका इकोनॉमिक प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हो सकता। बिल्कुल, आप देखिए कहाँ से कहाँ कड़ी जुड़ी हुई है और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ हमारे पास स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, शिक्षा की कमी, बहुत सारी चीज़ों की कमी है और सारी चीज़ों को मिलाकर कहीं न कहीं रोज़गारी की कमी है और ये सारी चीज़ों को मिलाकर जो दिक्कतें सामने आ रही है वो
आम नागरिक को फेस करनी पड़ रही है। सर, अगला सवाल ये है कि क्या इससे भारत की ग्रोथ रेट पर असर पड़ेगा? जीडीपी जो लगातार घटता जा रहा है, क्या भारत की ग्रोथ रेट पर, क्योंकि हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का दावा कर रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों में हम बन जाएँगे, लेकिन जो अभी फिलहाल तस्वीर है वो तो कुछ अलग ही दिख रही है। नहीं, वो हाथी के दांत जैसी अगर पोजीशन है आपके, दिखाने के एक है, खाने के दूसरे हैं। आपने दही, दूध, पेंसिल, बच्चों की किताबों पे जीएसटी डाल के आपने बताया कि 1.5 लाख से 2 लाख की रिकवरी हर महीने आ रही करोड़ की। उससे आपका प्रोडक्शन लाइन सेट नहीं होता है। आपके टैक्स रिकवरी से आप बताओ कि हमारा इतना सारा टैक्स आ रहा है तो इतना सारा प्रोडक्शन हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली ग्राउंड पर नौकरियां नहीं है। और आप एक देखिए कि इनिशियली 64-65 में हमारे पास 15,000 ITIs थी। वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो थी वो गांव खेड़ों में, उसमें 25 लाख की कैपेसिटी वालों में आज भी 12 लाख या 12.5 लाख से ज्यादा बच्चे जाते नहीं है। नहीं क्यों जाते हैं? क्योंकि नौकरियां नहीं है। वहां पे हर गांव में आपको वेल्डर मिल जाता था, प्लम्बर मिल जाता था, और वो बच्चा जो नहीं पढ़ा हुआ है वो भी टेक्निकली साउंड हो सकता था। इसके लिए वो ओरिजिनल प्रोग्राम था कि ITIs बनाए जाए। लेकिन उसको भी आपने फेल कर दिया क्योंकि वो जमीनें बेच दी गई। वहां पे ये जो जमीन लैंड माफियाज हैं वो आ गए। तो आपने अगर पॉलिटिकल मोटिव छोड़ के पहला नेशनल इंटरेस्ट देखा होता कि भाई IITs नहीं बिकेंगी, वो वहीं पे रहेंगी, बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी, और कंपनियों को पहले आपने 5% लोगों को अप्रेंटिसशिप देते थे। उसका कंपैरिजन मैं आपको तमिलनाडु से दे दूंगा। अभी वो नौकरियां बढ़ाने के लिए उन्होंने एक स्कीम बना दी है कि 1 लाख से जिसकी सैलरी पे आप लोगे तो उसका 20% पहले साल गवर्नमेंट आपको देगी सैलरी वापस, फिर 15% देगी, फिर 5%। ऐसे आपको इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे। आप करोड़ों का 15 लाख माफ करते हो और बाजार में पैसा आ नहीं रहा है, तो आपका ये सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। आज भी अगर आप स्मॉल इंडस्ट्रीज, आज जितनी आपने मेकअप इंडिया किया, स्टार्टअप इंडिया किया, स्टैंड अप इंडिया किया, उसके सबके पैसे कहाँ गए? आज आपने एक ई रजिस्ट्रेशन जो किया था, ई श्रम ने आपने वो आदमी जिसकी सैलरी 10,000 से कम है उसको आप कॉम्पेंसेशन देना चाहते थे, 30 करोड़ लोगों ने रजिस्टर करवाया उसमें। तो कहाँ है एम्प्लॉयमेंट, कहाँ है प्रोडक्शन, कहाँ पर हो रहा है? ये आप जीडीपी के आंकड़े जो दिखा रहे हो, 3 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन इकोनॉमी आप होने जा रहे हो, वो नेचुरल प्रोसेस में भी 1.5 करोड़ आदमी खाते हैं तो आपकी इकोनॉमी तो ग्रो करेगी करेगी, खाए बगैर नहीं चलेगा। लेकिन छोटे बिजनेस को आप लोगों को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, गांव खेड़े में उनको प्रमोट करना पड़ेगा, तब जाके इकोनॉमी में चेंज आएगा। जी जी, यानी कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में जो आरोप लगाया था कि भारत की आर्थिक स्थिति की एक गलत तस्वीर नागरिकों के सामने पेश की जा रही है, कहीं ना कहीं आप सर उसी पर मोहर लगा रहे हैं। नहीं, मोहर लगाने की नहीं। आप देखिए अनएम्प्लॉयमेंट आप अपने आसपास में देख लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है। आज जो सुसाइड्स हो रहे हैं बच्चों में, आपने 7-7 साल से बच्चों की एग्जाम पे भी तो मतलब पढ़ा लिखा भी नाराज है, अनपढ़ भी नाराज है। आप एक चीज समझ लीजिए कि जापान में या चाइना में या जो अंडर डेवलप्ड दूसरे डेवलपिंग कंट्री, इवन वियतनाम, कंबोडिया, ये लोग वहां पे जो लोग जॉब ओरिएंटेड काम करते हैं, जैसे अभी आपका जोमेटो है, बिग बास्केट है, ब्लिंकिट है, ये लोग कम से कम 30-40 हजार लोगों को नौकरियां दे रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। उनके खुद के आदमी हैं जो ऑफिस चलाते हैं, फिर वो बच्चे हैं जो पार्ट टाइम जाके गुड्स डिलीवर करते हैं, तो उनके पास एक पार्ट टाइम जॉब है। इन लोगों को इंसेंटिवाइज करो, इनको बोलो कि भाई हम आपको फाइनेंस में हेल्प करेंगे। बेसिकली पूरा आइडिया ये था मुद्रा फाइनेंस, स्टार्टअप इंडिया इसका, लेकिन उसका लाभ कौन लेके चला गया, उन्होंने क्या पैसे कहाँ गए? क्योंकि सीएजी तो बिल्कुल चुप बैठा हुआ है, आपको एग्जैक्ट पिक्चर ही नहीं मिल पा रहा है। लेकिन ये आपको बाजार में दिख रहा है कि बेरोजगारी है, लोग नाराज हैं, उनके पास नौकरियां नहीं है, पढ़े लिखों की एग्जाम्स नहीं हो रही तो वो भी बेरोजगार है, और फिर आपने भर्तियां बंद कर दी है। आज रेलवे में सेफ्टी डिपार्टमेंट में आपके 3,500 से आदमी कम है, ये एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसका ये नतीजा है। लेकिन जवाब मांगने पे मिलता नहीं है, तो हम एक दूसरे से ही सवाल जवाब कर सकते हैं, बाकी गवर्नमेंट से उम्मीद नहीं रख सकते। जी जी बिल्कुल, एक दूसरे से ही सवाल जवाब किए जा रहे हैं, क्योंकि पिक्चर जो है वो दिखाई जा रही है पर्दे पर, उसके पीछे भी बहुत सारी कहानी है जो लोगों के सामने नहीं आ रही है। और जो गिरीश जी कह रहे हैं, मेरे जैसे लोग उससे तो बहुत रिलेट करते हैं, क्योंकि रोज रोज इसी से हम गुजरते हैं, और सब कुछ देखने के बाद जब आंखें बंद करके बैठे रहना पड़ता है तो बड़ा ही दुखद होता है कि हम सब कुछ जानते हैं कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, लेकिन देश के नागरिक शायद कहीं ना कहीं समझने में अभी भी देर कर रहे हैं कि उन्हें क्या मिलना चाहिए, उनके वोट्स जो हैं उसके बदले में क्या मिलना चाहिए और क्या मिल रहा है। हम महंगाई की मार झेल रहे हैं, आप सब्जी लेने जाओ तो 500 रुपए के बिना थोड़ी बहुत सब्जी भी नहीं आएगी। अगर आप एक
महीने का राशन लेने जाए तो 5,000 रुपए के सिवाय आप राशन नहीं ला सकते। अब उस तरह के दौर में जब भारत आ गया है, तब पॉलिटिकल विल तो बहुत बड़ी बात यहाँ हो ही जाती है। आम नागरिक की अगर सर मैं बात करूँ, आने वाले कुछ वक़्त कैसे रहेंगे? क्या भारत मंदी की ओर आगे बढ़ सकता है? नहीं, अगर देखिए जी, हमारे पास सबसे ज्यादा वर्कफोर्स है और यंग कंट्री। अगर यहाँ पे देखो, चाइना ने लोगों को मंगवाना क्यों चालू किया? क्योंकि चाइना इज गेटिंग ओल्ड। उसने बांग्लादेश में वगैरह अपने बच्चों को अपनी चाइनीज लैंग्वेज सिखवाई, वो उन्होंने बच्चों को वहां से वो ले जाके उन्होंने जो काम देना शुरू किया था, क्योंकि उन लोगों को वर्कफोर्स चाहिए। हमारे पास वर्कफोर्स बहुत है, लेकिन हम उसको रूट नहीं कर पा रहे। आज 11 से 12 लाख करोड़ का फार्मा का बिजनेस है। एक हफ्ते पहले चाइना का फॉरेन मिनिस्टर कहता है कि शायद हम लोग 85% एपीआई, ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो होता है जिससे बेसिक सारी दवाइयां बनती हैं, वो एपीआई हम लोग 85% चाइना से इंपोर्ट करते थे। और वो मटेरियल बनाने का की स्टार्ट मटेरियल बोलते हैं, वो आज भी 100% चाइना से आ रहा है। तो क्लाइमेटिकली उनको ये सूटेबल नहीं हो रहा है एपीआई बनाना, जो दुनिया की बहुत बड़ी मार्केट है। और हम लोग उसमें बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि हम लोग आर&डी नहीं कर पा रहे थे तो हम नहीं बना रहे थे। अभी हम लोग उसमें काफी सक्षम होने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने स्कीमें भी निकाली है। 6 साल के लिए वो आपको 20%, फिर 3 साल के लिए फिर 15%, 1%, ऐसा करके उन्होंने स्कीम को अपलिफ्ट भी दिया है। लेकिन आपके रेगुलेशंस, आपके लोकल में अधिकारियों के नियम बनाना, करप्शन तो हम देख रहे हैं कि हर जगह पे। अभी तो डुप्लीकेट ईडी के भी आदमी आज पकड़े गए इंडस्ट्रीज में जाके पैसा वसूल करते। तो वो जब तक एटमॉस्फेयर को आप कंट्रोल नहीं करोगे, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज है, हमारे पास पैसा है, लेकिन ईमानदारी की कमी है और पॉलिटिकल विल की कमी है, इसलिए हम कोई भी एजम्पशन अभी नहीं कर पाएंगे। जी, बिल्कुल, हमारा जो स्किल है, वो हम दूसरे देशों को बेच रहे हैं, ऐसा हो गया। यहाँ से हम बच्चे तैयार कर रहे हैं और हमारा जो यूथ है, वो लगातार विदेशों में जाकर अपनी जो स्किल है, वो सर्व कर रहा है। अन्य देशों की जो इकोनॉमी है, मजबूत हो रही है और भारत की इकोनॉमी भले ही हम लगातार उसे धक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ बैठकर हम देखते हैं सब कुछ, तो शायद विदेश वाले सोचते होंगे कि भारत अब बहुत विकसित देश के रूप में आगे बढ़ रहा है, लेकिन भारत वालों को ही पता है कि भारत किस ओर जा रहा है। सर, आने वाले कुछ दिन शेयर बाजार में कैसे, या कुछ महीने में अगर कहूँ, शेयर बाजार के लिए कैसे रह सकते हैं? मैं वैसे बहुत शेयर बाजार का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन एक स्टेटमेंट अभी 3 महीने पहले आरबीआई गवर्नर और सेबी का जो आया था, ये 75% शेयर बाजार में तो जो गैम्बलर्स आ गए, जिनको शेयर मार्केट का रियल सेंस ही नहीं पता है, वो कैसे खेल रहे हैं। और अब अगर किसी के छींकने पे शेयर बाजार गिर जाती है और छींकने पे उठ जाती हो, तो वो ये दिस इज नॉट शेयर मार्केट। रियल शेयर मार्केट इंडस्ट्री में है नहीं। आपने जैसे ही कोई हिंडनबर्ग का स्टेटमेंट आता है, ऊपर से और एक कोई कंट्री बोल देता है कि भाई हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उस कंपनी का शेयर फिर अफलोट हो जाता है। तो ये बबल है जो हर्षद मेहता के टाइम पे हुआ था, कि ये रियलिटी नहीं है। तो इस शेयर में कुछ प्रेडिक्ट करना कि फिर कुछ पंगा आएगा और क्या होगा, अभी केस चलेगा तो फिर गिर जाएगा, फिर 2 दिन के बाद ये अपने जो खुद के जो इन हाउस शेयर है उसको फिर बाजार में डालेंगे, फिर बाजार को अफलोट रख लेंगे। लेकिन एक चीज हुई है कि अभी जो ये सब होने से एफडीआई का जो विश्वास घटा है, उसके बाद एफडीआई नहीं आने से हिंदुस्तान में बहुत बड़ा प्रेशर ये क्रिएट होगा कि आपको अगर एक्सपर्टीज से कोई बड़ी फैक्ट्री बनानी है, तो उसमें जो धक्का लगेगा, उसमें आपके पास इंडिजीनियस कैपेसिटी ना होने की वजह से एफडीआई के लिए विश्वास जीतने के लिए आप क्या करोगे, ये गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। जी, बिल्कुल। सर, एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है कि विदेशी निवेशक है, ये भी बात सामने आ रही है कि विदेशी निवेशक अब कहीं न कहीं भारत में निवेश करने से सोच रहे हैं या अपना पैसा वापस खींच रहे हैं। क्या इस बात में कोई सच्चाई है? नहीं, पैसा जो वापस खींच रहे हैं वो शेयर मार्केट वाले हैं, लेकिन जो एफडीआई में, जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रीज में करके बैठे हैं, वो एक ही चीज का डिमांड करते हैं कि ईज टू वर्किंग का आपको एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा। जब तक आप ईज ऑफ वर्किंग, आपने किसी कंपनी को 12 साल पुराना केस, जैसे वोडाफोन का हमने देखा था, आपने 12 साल पुराना केस निकाल के उस पर अगर आप टैक्स मांग रहे हो, तो अगर जॉब कंसिस्टेंसी नहीं होगी। मेरे को बिल्कुल याद, मैं आपको कि 2000 में जब फ्री ट्रेड जोन बने थे, वहां पे भी ये हुआ था कि थोड़ा सा एक्शन गवर्नमेंट चेंज कर रही थी, तो सारे एसोसिएशन ने जाके कॉमर्स मिनिस्टर से बात करी थी, भाई आप लोगों 5 साल के लिए आप एक्ट फ्रीज करिए। मैं आज इंपोर्ट कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मेरा प्रोजेक्शन 5 साल का होगा, तो मेरे को ये विश्वास होना चाहिए कि 5 साल तक आप इसमें कुछ चेंज नहीं करोगे, तब जाके मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। और 2000 में एसईजेड एक्ट बनने के बाद ये एश्योरेंस मिला, उसके बाद काफी इन्वेस्टमेंट आया, लेकिन फिर हम लोग उसी पुरानी रवट पे आ रहे हैं। अब उसमें परपेचुअल इनकम टैक्स भी डाल रहे हो, आपने लोकल में बेचना है तो उस पर आपको टैक्सेशन भी आ जाएगा।
तो ये जो जी। कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, हमारे पास पॉलिसी क्लियर नहीं है, इसीलिए दिक्कत हो रही है। चाइना, रशिया, इवन अफ्रीका, अभी तो अफ्रीका में आप देखिए नामीबिया, इथोपिया जैसी कंट्रीज हैं, उन्होंने अपनी पॉलिसियां फील कर दी और लोग वहां पे जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि जी, आपको जी। सिक्योरिटी चाहिए आपके धंधे की, जो हम नहीं दे हुँ। पा रहे हैं। तो भारत सर 7% के आसपास अपना जीडीपी रेट कैसे रख सकता है? कैसे आगे बढ़ा जा सकता है? कैसे इसमें सुधार आ सकता है? ये मैं पूछने की कोशिश कर सकती हूँ। देखिए, एक तो ये है कि जो आपके पास एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, जैसे अभी चाइना ने कहा कि हम लोग बल्क ड्रग्स और एपीआई हम लोग इंडिया से इंपोर्ट करने की सोच रहे हैं, इसका मतलब हो रहा है कि वो बिजनेस यहाँ पे शिफ्ट होने का बहुत बड़ा चांस है। जी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रोविंस जो आ रहा है इन्वेस्टमेंट, उसको आपको प्लग करना पड़ेगा। अभी एक सुनहरा मौका आपने बांग्लादेश के रेजिम बदलने के बाद घुमा दिया। वो था कि चाइना से जो फॉरेन के इन्वेस्टमेंट्स थे, अमेरिका ने बोल दिया चाइना से बाहर निकलना है। तो वो बाहर निकलने का वो अपॉर्चुनिटी ये था कि वो इंडिया में हम उनको इनवाइट करते, उसके बजाय वो कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड इस तरफ चले गए। तो हमने वो हुँ। भी एक बहुत बड़ा मौका खो दिया है। तो ये हुँ। होगा कि हम लोगों को अलर्ट रहना पड़ेगा। और अभी ब्रिक्स आने के बाद तो आप समझ लीजिए कि हर 2 महीने में काफी बहुत बड़े-बड़े बदलाव आने लगेंगे। आपको जी, देखिए जी। साउथ कोरिया में अभी वहां पे भी रेजिम चेंज होने की पोजीशन आ गई। मलेशिया में डिस्प्यूट चल रहा है। मिडल जी, ईस्ट में हम जी। लोग देख ही रहे हैं। तो हुँ, ब्रिक्स हुँ। बनने के बाद और ब्रिक्स का जो हम दबदबा देख रहे हैं, आज भले ही अमेरिका बोल रहा हो कि वो डर नहीं रहा, अमेरिका बहुत इस ज्यादा डर है कि डी-डॉलराइजेशन हो गया, डॉलर की अगर हैसियत ही खत्म हो जाएगी तो हुँ। अमेरिका की हैसियत क्या रहेगी? क्योंकि जी। बेसिक आप डिफरेंस समझ लीजिए कि जैसे अमेरिका सब देशों में डंडा लेके जाता था, वहीं पर हुँ। चाइना और ब्रिक्स वाले धंधा लेके गए। तो लोग ये सुन रहे हैं कि भाई अच्छा है। आज अफ्रीका जी। में उसने 6 लाख किलोमीटर की लाइनें डाल दी, सब पोर्ट को कनेक्ट कर दिया, वहां पे वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहां पे उनको हुँ। कमाना सिखा रहा है। तो ऑब्वियस है हुँ। कि लोग ब्रिक्स की तरफ आएंगे। 5 लोगों ने बना दिया, उसके बाद अब 34 कंट्री आ गए। और सबसे बड़ा फायदा क्या होगी, सऊदी अरेबिया का जो अमेरिका से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ, वो भी अभी ज्वाइन कर रहा है। तो जी। सऊदी अरेबिया और ब्राजील जैसे कंट्री ज्वाइन होने से आपकी तेल की निर्भरता अमेरिका पे खत्म हो जाएगी। हुँ। आप लोगों को दूसरा कोई उसमें बाजार तो आपके पास एशिया का 40% है। अगर आप खाली वेस्ट पकड़ लो ब्रिक्स कंट्रीज में, तो 40% पॉपुलेशन और 25% जीडीपी आपके पास है। तो हम हुँ। आपस में ही खा पी के चला सकते हैं। और सबसे बड़ा जी। एडवांटेज हुआ कि इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है सऊदी अरेबिया का, जो वो बगैर इंटरेस्ट के उनके 57 कंट्रीज में बहुत बड़े प्रोग्राम चलते हैं। वो फ्री जी। एजुकेशन, फ्री हेल्थ। तो वो 57 कंट्री भी जब आपके साथ जुड़ जाते हैं तो एक बहुत बड़ा समूह हो जाएगा। तो ये हुँ। देखना पड़ेगा। और अमेरिका फिर अपनी घमंड में जो गलतियां करके चला जा रहा है, आज उसके साथ मेक्सिको खड़ा रहने को तैयार नहीं है। वो कनाडा पे भी टैक्स की दादागिरी कर रहे हैं। तो काफी कुछ समीकरण बदल रहे हैं। हमारी हुँ। होशियारी इसी में होगी कि वो सारी अपॉर्चुनिटीज हम टैप करें। और हुँ। 100% हमारा जीडीपी बढ़ सकता है, लेकिन हमारे रवैये में, हमारे करप्शन को जब तक आप कंट्रोल नहीं करोगे, हम नियत पे कंट्रोल नहीं करेंगे, जहां पे जी। नेशनल की बात आएगी वहां पे स्टेटहुड नहीं होगा। कोई भी हुँ। देश हुँ। कमा रहा होगा तो उसको आपको इंटरकेट करना पड़ेगा, तब जाके हम 5 ट्रिलियन कर सकते हैं। जी। बिल्कुल। सर भारतीय विदेश नीति की बहुत वाहवाही होती है। देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग-अलग देशों में जाते हैं और वहाँ के प्रधानमंत्री और वो भी जहाँ भी बड़े नेता हैं प्रोटोकॉल तोड़कर उनसे गले लग जाते हैं। उस तरह की हमारी विदेश नीति है कि हम बहुत अच्छे संबंध रख रहे हैं विदेशों के साथ। क्या ये हमारे लिए कोई फ़ायदेमंद साबित नहीं होगी? नहीं मयूरिका जी, आजकल साधु बाबाओं में और राजनीतिज्ञों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ये सारा इवेंट मैनेजमेंट और ड्रामा चलता है, उनके बहुत अनुयायी बना लिए जाते हैं। आप मेरे हुँ। को बताइए, आज हमारे पास आसपास में हमारा कौन सा पड़ोसी है जो हमारे साथ दिल खोल के खड़ा रहने को तैयार है? जी, कल बिल्कुल। नेपाल भी जाके चाइना से एग्रीमेंट करके आ रहा है। भूटान इस चीज से डर रहा है, भूटान को भी बिल्कुल वहां पे टिकना है। तो ना हमारे हुँ। साथ मालदीव है, ना हमारे हुँ। साथ श्रीलंका है, ना बांग्लादेश है, ना मलेशिया है, ना थाईलैंड है। अभी हमारे हुँ। बच्चे जाके वहां पे ले गए थे 6,000, वहां से 30,000 बच्चों को हम छुड़वा रहे हैं। वो लोग लेके गए थे एक काम के लिए और वहां पे उनको उनसे गलत साइबर क्राइम करवा रहे हैं। तो ये हमारी कूटनीति की बहुत बड़ी विफलता है। वहां पे हुँ। हमारी बाकायदा फुल फ्लेज एम्बेसी है, तो हर एक आदमी जो इंडियन वहां पे आता है और जाता है उसका रिकॉर्ड एम्बेसी में होना चाहिए। उधर वहां के हुँ। अटैचियों का, उनके इंटेलिजेंट ऑफिसरों का यही काम होता है कि भाई हुँ। हमारे वहां जो बंदे आए हैं उनकी क्या परिस्थिति है। तो अगर वहां पे आपका बेसिक फेलियर है कि आपको कोई ऑस्ट्रेलिया के नाम पे ले जाके कंबोडिया में उनको घर में बंद करके ब्लैकमेल करके उनसे गलत काम करवा रहा है, तो ये एम्बेसी का फेलियर, ये जी। कूटनीति नहीं है। हुँ। उस कंट्रियों को कम से कम इतना डर होना चाहिए कि इंडिया को मालूम पड़ा तो इंडिया हमारी बहुत बुरी हालत करेगा। वो हम नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग जी, इंडिया में जी। दादागिरी कर सकते हैं, लेकिन हुँ। बाहर निकलते ही हम बिल्कुल मियाँ हो जाते हैं। तो ये कूटनीति नहीं है।
बाकी 4 लोगों को इकट्ठा करके गले मिला लेना और अपने कैमरामैन को ले जाना। मोदी जी के आने के पहले पूरा प्लेन जब फॉरेन ट्रिप पे प्राइम मिनिस्टर जाते थे तो उनसे कम से कम 60 लोगों का मीडिया का काफिला हुआ करता था। बिल्कुल, बिल्कुल उनको सही बात सवाल बता। पूछने की छूट हुआ करती थी। तो आप अगर आपके दिल में चोरी नहीं है तो आप मीडिया को ले जाइए। तो आपने तो वो प्रोसीजर ही बंद कर दिया। उनके सेक्रेटरी जो 3 महीने के बाद छोड़ के गए थे, उन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि मैंने पहली बार जब प्रधानमंत्री बाहर जा रहे थे मैंने लिस्ट दिया, तो बोले ये क्या लिस्ट है? उन्होंने बोला वो प्रेस वाले चलेंगे, बोले नहीं कोई प्रेस वाला नहीं चलेगा, वो पुराने नियम सब बंद कर दो। दिस इज, तो ये आपका डर दिखा रहा है। तो आपको पड़ोसियों में जी जैसे आपने कहा कि सवाल जवाब आपस में ही करने पड़ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन पर सीधा आरोप यह है कि आज तक उन्होंने कोई पत्रकार परिषद को संबोधित नहीं किया। जो छिटपुट इंटरव्यूज वो देते हैं इलेक्शन के वक्त, वो ही मुझे लग रहा है 100% प्लान होते होंगे। और ऐसे में सरकार क्या कर सकती है, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि नागरिक इतने नागरिक को, इतनी जनसंख्या वाला हमारा देश है, उन सारे लोगों की जिम्मेदारी सरकार पर होती है। सर, एक आखिरी सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करेंगे कि जीडीपी ग्रोथ रेट जो कम हो रहा है, सरकार इसमें और क्या कर सकती है? वैसे हमारा पूरा मुद्दा इस पर रहा है, लेकिन सरकार सीधे सीधे और मोटे मोटे तौर पर क्या कर सकती है जिससे जीडीपी हमारी आने वाले वक्त में सुधर सके? बेसिक जो इनिशियल इंडिया आजाद हुआ तब जो फॉर्मूला था कि आप गांव को सिटी से बहुत अच्छे से कनेक्ट करिए। आपको एग्जांपल बॉम्बे का दे दें कि 300 किलो, 150 किलो, 200 किलोमीटर से पुणे और नासिक से लोग रोज आते थे, नौकरी करते थे, क्योंकि वहां पे डेडिकेटेड ट्रेन हुआ करती थी, डेक्कन क्वीन थी। तो पुणे से, नासिक से लोग आके बॉम्बे में नौकरी करते थे और चले जाते थे। ये आपको सिटीज के साथ जब तक आप फास्ट कनेक्टिविटी नहीं दोगे और गांव खेड़े का आदमी सिटी में बेच के वापस गांव नहीं जा पाएगा। आपने गांव खेड़े में कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रखा है, आपकी वहां पे बच्चों के लिए स्कूलें नहीं है, ना अच्छी कॉलेज है, आपने सारा चीज तो प्राइवेटाइज कर दिया। आज हम लोगों को याद है कि हम स्कूल में पढ़ते थे, हमको कभी याद नहीं कि हमने कब फीस भरी थी, कितनी भरी थी, क्या थी, नहीं पता होता था, क्योंकि वो एजुकेशन और हेल्थ। आज इसीलिए हम चाइनीज की थियरी को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि अफ्रीका में जहां भी $20 मिलियन उन्होंने लोन माफ करी है, उनके साथ ये कंडीशन करवाई कि आप पूरे अफ्रीका के अपने कंट्रीज में फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ का प्रोसीजर करोगे, उसमें हम आपको हेल्प करेंगे, लेकिन वो आपको करना है। तो जब तक आप फ्री हेल्थ और एजुकेशन आप नहीं करोगे, आज छोटा सा बच्चा प्राइवेट स्कूल में अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड में 1 लाख रुपए की फीस भरता है, तो आप ये समझ लीजिए कि अपर मिडिल क्लास को भी शायद दिक्कत पड़ेगी अब अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो आपके पास एजुकेशन के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला नहीं है, हेल्थ का फॉर्मूला नहीं है, तो इसमें तो कैसे आप आगे बढ़ोगे? इसके लिए पूरा चेंज करना पड़ेगा आपका माइंडसेट, और तब जाके देश आगे बढ़ सकता है। जी बिल्कुल सही बात है। आरएसएस के मुखिया भले ही कहते हैं कि 2 से 3 बच्चे पैदा कीजिए, लेकिन एक आम आदमी है वो एक बच्चे से ही काफी परेशान है, क्योंकि जिस तरह से खर्चे बढ़ रहे हैं, जैसे सर ने कहा कि प्री स्कूल में डाला है, वहां से 1-1 लाख रुपए भरने पड़ते हैं, और जब बच्चा पढ़कर 10-12 साल बाद बाहर निकलता है तो जिंदगी की आधी कमाई बच्चों में खर्च हो जाती है। और इसीलिए देश के नागरिकों के लिए सरकार को बहुत ठोस तरीके से कुछ करके आगे आना होगा। लोग कहते हैं कि 2014 के बाद ही भारत का जन्म हुआ, लेकिन भारत किस ओर जा रहा है, ये अब सोचने वाली और समझने वाली और कहीं ना कहीं सवाल पूछने वाली बात बनती जा रही है कि सरकार भारत देश को किस ओर ले जा रही है, और भारत देश के नागरिक क्यों गुमराह हो रहे हैं, क्यों चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं। सर, एंड नोट पर अगर कुछ जोड़ना चाहें तो फिर हम इस चर्चा को समाप्त करेंगे। एंड में तो यही करेंगे, यूथ जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लें, क्या हो रहा है उसका देखें, वो रील बनाने में अपना टाइम वेस्ट ना करें, और जो उनका सब्जेक्ट है, अभी तो एआई आने के बाद आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है कि आप अपनी मास्टरी करिए, आप अपना कुछ काम करने की कोशिश करिए। गवर्नमेंट के भरोसे पे आप नहीं बैठेंगे। और आप में से तो ये कि जब तक नेता बिकाऊ है, आपने किसी को भी वोट दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप पे वही बैठेगा जो बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, फिर वो अपनी मर्जी चलाएगा। आप कब तक डेमोक्रेसी को जिंदा रख सकते हैं, वो आप पे है। जी, बिल्कुल सही बात है। मुझे लग रहा है हर एक व्यक्ति को अपनी इंडिविजुअल जिम्मेदारी उठानी होगी, और फिर हम भारत को तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने का सपना देख सकते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सभी व्यूअर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे रोज 8 बजे आपको वीएनएम टीवी पर मुद्दे की बात देखते रहना है, क्योंकि यहाँ उन्हीं मुद्दों पर चर्चा होती है जो आपके लिए जानना जरूरी होते हैं। आज जिन बातों पर चर्चा हुई है उसे हर नागरिक के लिए जानना और समझना बेहद जरूरी है। वीएनएम को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारा चैनल अगर अब तक नहीं किया है तो, और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना है ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए। ये सारी बातें हर नागरिक के लिए जानना जरूरी है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर
देख रहे हैं टीवी हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।